प्यारे विद्यार्थियों, इंजॉय कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है। टुडे विल डिस्कस अबाउट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भाषा है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में जो सूचनाएं तैयार होती हैं, विभिन्न पक्षकारों को हम जो है सूचनाएं आगे कम्युनिकेट करते हैं। इन सूचनाओं को पूर्ण रूप से उपयोगी बनाने के लिए उनमें कुछ विशेषताओं का होना ज़रूरी है। उन्हीं विशेषताओं के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रिलेवेंस, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट हों, वे संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप हों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हों। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन हेल्प्स द इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स एंड क्रेडिटर्स टू टेक डिसीजंस अबाउट द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, investors are interested in the rate of dividend distributed in previous years because without this information they cannot forecast the rate of dividend receivable in the future। तो इन्वेस्टर्स के लिए, विनियोगकर्ताओं के लिए रेट ऑफ डिविडेंड एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। उन्हें करंट ईयर का रेट ऑफ डिविडेंड का पता चल जाता है, प्रीवियस ईयर्स के रेट ऑफ डिविडेंड्स के बारे में उनको जानकारी होती है, तो वो भविष्य के बारे में, डिविडेंड के रेट के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितना डिविडेंड उन्हें भविष्य में मिलने की संभावना है। इसी के आधार पर वो अपना इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेते हैं कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में, हमारी इंस्टीट्यूशन में करनी है कि नहीं करनी है। इर्रिलेवेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं देनी चाहिए। जैसे टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स इज ए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बट द नंबर ऑफ डेटर्स इज नॉट ए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि टोटल अमाउंट जो डेटर्स का है उसको तो बैलेंस शीट में लिखना एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये अमाउंट हमने कितने लोगों से लेना है, नंबर ऑफ डेटर्स, तो नंबर ऑफ डेटर्स लिखने का वहाँ पर कोई महत्व नहीं रहता है। प्रत्येक इंफॉर्मेशन प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए, यूजर के लिए वो बराबर की महत्वपूर्ण हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि एक इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रेडिटर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन वो महत्वपूर्ण हो। तो ये जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेवेंस की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखते हैं दैट इज रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी कि रिलायबल होनी चाहिए। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल कब होंगी, जब वे ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित होंगे। ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हम जैसे कैश मेमो, परचेज इनवाइस, सेल्स इनवाइस, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पेपर्स या कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, इस तरह के जो सोर्सेज हैं उनको हम शामिल करते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमारी अकाउंटिंग में तैयार की गई है और उसके लिए कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, तो वो रिलायबल उसको हम नहीं मानते हैं। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कुछ एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन कम रिलायबल होती है। जैसे आप देखें कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम करते हैं या फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं या डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न हम बनाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं ये लेस रिलायबल हैं, क्योंकि इनके लिए कोई सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहता है। ये पर्सनल जजमेंट से प्रभावित रहती हैं, इसलिए ये लेस रिलायबल हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि आपने कोई जैसे बिल्डिंग खरीदी है तो उसकी एंट्री आप देखते हैं, उसके जो अकाउंट्स बनाए गए हैं उनको देखते हैं, तो वो मोर रिलायबल हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पेपर्स आप देख सकते हैं और कोई रिटर्न एग्रीमेंट है वो जो है एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक इसी प्रकार से
हमारा तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी समझ में आने योग्य। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से समझ में आने योग्य हों, एक सामान्य व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाएं, तो उन इन्फॉर्मेशन को सही माना जाता है। यह ज़रूरी नहीं है कि हमारे इन्वेस्टर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज़ को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, रिसर्च स्कॉलर को, कि उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा ज्ञान हो, अकाउंटिंग की उनको जानकारी हो, यह आवश्यक नहीं होता है। इसलिए इन्फॉर्मेशंस को सिंपल और इजी मैनर से, तरीके से उनको तैयार करना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन में कहीं कोई जटिलता है तो उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे देने चाहिए, ताकि उनकी सहायता से उनको आसानी से समझ सकें। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का मेथड वहाँ पर लिख देना चाहिए। इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन जो लगाई गई है उसका क्या मेथड अडॉप्ट किया गया है उसके बारे में जानकारी वहाँ पर देनी चाहिए। या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ जो हमारी हैं उनकी एक स्टेटमेंट साथ में अटैच कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार की बातें एक्सप्लेनेटरी नोट्स में दी जा सकती हैं। इस प्रकार की बातें जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेनेटरी नोट्स में दे देते हैं तो उससे क्या है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं, ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं और ज़्यादा समझ में आने योग्य वो बन जाती हैं। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कंपैरेबिलिटी, तुलनात्मकता। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के उपयोगकर्ता इनकी तुलना प्रीसीडिंग ईयर्स से करना चाहते हैं, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रीसीडिंग ईयर्स की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर दे देनी चाहिए, ताकि हमारे यूजर्स हमारे व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन की तुलना कर सकें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तुलना कर सकें, वो कैश फ्लो के बारे में तुलना कर सकें। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के उपयोगकर्ता हमारे व्यवसाय के नेट रिजल्ट्स की तुलना हमारे ही बिजनेस के प्रीसीडिंग ईयर्स के नेट रिजल्ट्स से तो करना ही चाहते हैं। इसके साथ साथ वो अन्य फर्में जो बाहर की फर्में हैं उनके साथ भी वो सूचनाओं को कंपेयर करना चाहते हैं, उनकी तुलना करना चाहते हैं। इसलिए हमने अकाउंट्स बनाते समय कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखना होता है, यानी कि अकाउंटिंग में किसी एक विधि को हम अपनाते हैं तो उस विधि को बार बार हमने नहीं बदलना चाहिए। जैसे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो भी मेथड हमने अडॉप्ट किया है उसी मेथड के मुताबिक आगे आने वाले वर्षों में हमने कैलकुलेशन करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन का मेथड है, उसको भी एक बार जब हम अपनाते हैं तो उसे ही कंसिस्टेंटली यूनिफॉर्म ढंग से उसको हम आगे आने वाले वर्षों में अपना कर रखें, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों और कंपैरेबल हों। फिर भी यदि किसी मेथड में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है तो उसकी सूचना हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे देनी चाहिए, ताकि हमारे उपयोगकर्ताओं को उसकी सूचना मिल जाए। इनके चेंज हम कब करते हैं? जब रूल्स के मुताबिक चेंज करना ज़रूरी हो जाए, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो चेंज, वो परिवर्तन आवश्यक हो, या कोई हम चेंज करना चाहते हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएं, तब चेंज जो है किया जा सकता है और उसकी सूचना हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे देनी चाहिए, ताकि हमारे यूजर्स को उस परिवर्तन के बारे में जानकारी मिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर 4 मुख्य क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस किया है। इनके साथ साथ जो कुछ और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हम यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे टाइमलीनेस की है, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो टाइम से तैयार की जाएं। अगर हम उनमें किसी प्रकार की देरी करते हैं तो फिर जो इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें देरी हो जाती है और उसका नुकसान बिजनेस को उठाना पड़ता है। तो टाइमलीनेस की जो क्वालिटी है
वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए। एक जो इसमें पॉइंट आता है हमारा कंप्लीशन का, यानी कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप में कंप्लीट हों, सभी सूचनाएं उनके अंतर्गत उपलब्ध हों, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से छूट ना जाए। और फिर है न्यूट्रलिटी, यानी कि निष्पक्षता। तो निष्पक्ष होकर के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी चाहिए, यानी कि एक फेथफुल प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का पक्षपात ना हो, तो और ना ही हम प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाने का प्रयास करें, ना ही प्रॉफिट को कम दिखाने का प्रयास करें, ना ही फाइनेंशियल पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने का प्रयास करें, और ना ही उसको कम दिखाने का प्रयास करें। जो ट्रू एंड फेयर पोजीशन है वही हम वहाँ पर दर्शाएं, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सही रहता है। ठीक इसी प्रकार से मेटेरियलिटी की बात यहाँ पर आती है। तो जो मेटेरियल इन्फॉर्मेशन है उनको प्रभावशाली ढंग से दर्शाना चाहिए, और जो इमैटेरियल इन्फॉर्मेशन है उनको इग्नोर कर देना चाहिए या किसी दूसरे हेडिंग के अंदर उसको एडजस्ट कर देना चाहिए। तो ये थी हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। प्यारे विद्यार्थियों, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपने अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों में इसको चर्चा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।